Am I audible? Yes, ma'am. Yes, I am audible. Yes, ma'am. Okay. One second. Have you seen PPT? Yes, ma'am. Sorry. Yes, ma'am. We can see. Okay. So today we have started our second part of first unit, and that is a fund flow statement. Okay, everyone know how to calculate. If some basics we already learned in BCom and BBA also, right? So fund flow statement, meaning of fund flow statement, need to fund flow statement, funds from operation, what it is, changing in working capital, format of fund flow statements. So all we have seen. So fund flow means what? The fund flow statement is defined as a statement which summarizes the sources from which funds were obtained and the specific uses to which the funds were put. Got it? Means the companies, big companies have no okay, they were invested lot of what we say, lot of like some banks, some creditors collections, then some mutual funds, share market, everywhere they invested their funds. So after tenure is completed, the funds return. Okay, तो वो जो फंड्स आता है वो कहाँ से आ रहा है, वो जैसे हम बैंक का पासबुक देखते हैं ना, बैंक के पासबुक में क्लियर मेंशन करते हैं तो कहाँ किसको दिया, आया तो कहाँ से आया है ना, एफडी से आया, कैश डिपॉजिटेड है, ये सारा दिया होता है। वैसे ही फंड फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ से आया है पैसा, कहाँ से, वो स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है। कुछ कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं, हम फॉर्मेट में देखेंगे, सम काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर लाइक देयर, इट्स नॉट कैलकुलेटेड इन फंड फ्लो। ओके, सो सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस, द बोथ साइड, जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटी होता है, सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस। फंड्स मतलब सोर्स कहाँ से आया है, एप्लीकेशन एप्लीकेबल कहाँ हुआ, कहाँ उसे इन्वेस्ट किया गया या एक्सपेंस किया गया, व्हाटएवर। सो फंड फ्लो, सॉरी, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब सोर्सेस कहाँ से आना चाहिए। ओनली यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखिए कि हम लोग सिर्फ फंड फ्लो के बारे में सोचेंगे। ओके, फंड फ्लो, तो फंड फ्लो में क्या क्या आना चाहिए आपका, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। एंड एप्लीकेशंस में क्या आना चाहिए कि परचेस ऑफ फिक्स असेट्स, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। परचेस ऑफ फिक्स असेट्स, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हमने परचेस किए हो, जैसे म्यूचुअल फंड है या एनी काइंड ऑफ एफडीज है, कहीं पे भी गोल्ड है, व्हाटएवर। एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो जो हम लोग वर्किंग कैपिटल बनाएंगे उसमें जो प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो वो भी इसमें आएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो एप्लीकेशन में, नेगेटिव आता है तो सोर्सेस। लेट मी सी। सो नीड फॉर द फंड फ्लो स्टेटमेंट, व्हाई वी प्रिपेयर, व्हाई इट्स रिक्वायर्ड। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज बुक प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड बैलेंस शीट। ये तो बात सही है कि हम लोग ईयरली बेस पे बनाते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ वो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फंड फ्लो हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि डेली का कितना हमारे पास कैश आया है और हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। सो द बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एम आई ऑडिएबल, क्लियर ना, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yeah. So yes, so the position of the concern at particular point of time, है ना।
तो जो बैलेंस शीट का प्रॉफिट होता है वो हमें ओवरऑल प्रॉफिट, और उसके लिए हमें 1 साल तक का वेट करना होता है ना, कि जब वो ईयर एंडेड हो जाएगा, आफ्टर दैट हमें ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट फंड फ्लो का ऐसा नहीं है। फंड फ्लो में अगर हम डेली बेसिस पे फंड फ्लो बनाते हैं या वीकली बेसिस पे बनाते हैं, तो हमारे पास कितना कैश है, हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, क्या क्या, तो इसीलिए हम लोग फंड फ्लो प्रिपेयर करते हैं। सो इट डज नॉट शो द फ्लो ऑफ फंड्स, मतलब ये नहीं करना है इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब आते रहेगा कम होते रहेगा, है ना, कम आउट जाता रहेगा, ऑफ कंसर्न ड्यूरिंग ईयर, हेंस सेपरेट फंड फ्लो स्टेटमेंट नीड टू बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है, स्पेशली फैक्ट्री हो गई या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कैसा होता है ना, डेली का प्रोडक्शन होता है, तो उनका एक फिक्स टारगेट होता है कि एवरीडे 100 प्रोडक्ट्स बनाना ही है, बिकॉज मार्केट डिपेंड ऑन डिमांड ऑफ मार्केट। तो उनका जो टारगेट होता है वो मतलब डेली का होता है कि 100 प्रोडक्ट्स बनना है, बनना ही है एवरीडे। ठीक है, तो 100 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उनको कितना खर्चा आता है या क्या फंड्स लगता है, वॉट एवर, तो डेली बेसिस पे उनका चार्ट रहता है, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, और उस हिसाब से उनका कितना सेल हुआ। आज मार्केट में 100 प्रोडक्ट्स हमने बनाए थे, तो 100 में से 100 सेल हुए क्या, नहीं, कितना हुआ, उनका सब वो मेंटेन करते हैं। उनका जो सॉफ्टवेयर होता है, या एसएपी में जो लोग भी काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करती है कंपनीज, तो उसमें मेंशन होता है, अगर ज्यादा है तो उसका स्टॉक भी उनके पास होता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आज 100 प्रोडक्ट्स मैंने बनाए तो 100 का 100 सेल हुए, डजंट मैटर, कभी 200 भी हो सकते हैं और कभी एक भी नहीं होगा। तो वो सब चीजें हमें मेंशन करके रखनी होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। So analysis of balance sheets enables to ascertain the changes in working capital and other major sources of finance and where these funds are employed. कहाँ कहाँ कौन सा फंड, जैसे अब बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, एसेट्स में, लाइबिलिटी में कहाँ से आया है। इवन आपने रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट देखा होगा, जो उसमें भी हम लोग क्या दिखाते हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है और कितना खर्चा हुआ है। तो सेम थिंग लाइक दैट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एनालाइज्ड टू असर्टेन द फंड फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना, प्रॉफिट एनालिसिस, हमें इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस ये सब दिया रहेगा आपको प्रॉब्लम में। सो ऑन दैट बेसिस पे हम लोग फंड फ्लो ये करेंगे। आप लोग सब अपने मतलब रेगुलर, हम लोग एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो आप लोग अपने पास कॉपीज, पेन, पेंसिल, स्केल्स, कैलकुलेटर सब रखिए। ठीक है, हम लोग एक एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मजा आएगा अगर आप ये करेंगे। सिर्फ पीपीटीज वगैरह में देख के या फिर ये करके कुछ नहीं होगा। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे हमने देखा था ना पहले कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आइटम्स आएंगे, है ना। स्टार्टिंग में हमने देखा था ना यहाँ पे कि सोर्सेस में क्या है, आता है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड इश्यू ऑफ शेयर्स। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस में कौन से हेड्स आएंगे, दैट इज नेट प्रॉफिट, जो आपको बैलेंस शीट में दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स पे करने के बाद। ओके, सेकेंड है एडजस्ट नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जो होता है ना, जहाँ पे लोन वगैरह ईएमआई वगैरह पे किया करना होता है, तो वहां पे अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं, जिसमें सारी चीजें दी होती है कि आपका ईएमआई कब से स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, कितना इंटरेस्ट पे होगा, ब्ला ब्ला। तो डेप्रिसिएशन आएगा। देन नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है, पहला तो नेट प्रॉफिट, फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन आता है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में इंटरेस्ट और डिविडेंड, है ना, इंटरेस्ट और डिविडेंड आएगा। लॉस, इंटरेस्ट और डिविडेंड में लॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, अगर आपने कोई फिक्स असेट सेल की है या परचेस की है, तो उसका जो भी सॉरी सेल ऑफ फिक्स असेट, जो भी अगर मतलब ज्यादा अमाउंट में गई तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर नहीं हुई लॉस में गई तो उसका वैल्यूएशन होता है ना फिक्स असेट्स का। जैसे जिस टाइम से आपने परचेस की है, फॉर एग्जांपल 2015 में आपने परचेस की है, 2015 टू 2020 में उसको आपने सेल किया, तो जिस टाइम आपने परचेस की थी उस वक्त वो 2 लाख की थी, उसका एवरी ईयर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर करके उसका जो आज का वैल्यू है, मान लीजिए 1,10,000 है या 1 लाख रुपीज है, लेकिन मार्केट में वो 1 लाख में गई नहीं,
तो वो नुकसान होता है। अगर 80 में कोई 90 में ले लिया तो वो नुकसान हो गया, ठीक है। तो वट एवर द वैल्यूएशन, अगर वैल्यूएशन के हिसाब से हमें उसका प्राइस मिलता है, सो दैट, और अगर वैल्यूएशन जो हमने निकाला है उससे अगर कम मिलता है तो लॉस, ठीक है। सो और ये सब करने के बाद, मतलब प्लस माइनस करने के बाद जो भी आपका अमाउंट आएगा, दैट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन। उसे हम क्या कहेंगे? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट हमें बनाना है फंड फ्लो में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा? पहले तो आपको पर्टिकुलर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर दोनों का लेना है। दोनों में करंट ईयर में कितना आपने लिया, प्रीवियस ईयर का कितना, उसका प्लस माइनस करके इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट ईयर में मैंने कोई भी मशीनरी ले ली, ठीक है ना, कंप्यूटर ले लिया करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर में भी मैंने कंप्यूटर लिया था, मतलब ये करंट ईयर में जो कंप्यूटर मैंने लिया वो 45,000 का था, और प्रीवियस ईयर में जो लिया वो 40,000 का था, जो भी है। तो उसका प्लस माइनस जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर स्टॉक में क्या क्या आइटम्स है, डेटर्स कितने हैं, बैंक कितने हैं, तो बैलेंस शीट में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में और करंट ईयर की बैलेंस शीट का जो डिफरेंस रहेगा वो इंक्रीज और डिक्रीज से पता चलेगा। फिर हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा जो कैपिटल है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। देन सेम लाइबिलिटीज के लिए भी करना है हमने। इसमें यहाँ पे एसेट के लिए किया है, अभी ये करंट एसेट है ना, यहाँ पे हमने दिया है करंट एसेट कितनी है, अभी बी, इसे हमने ए दिया करंट एसेट। अभी बी में करंट लाइबिलिटीज क्या आएगा? क्रेडिटर्स, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस किए होंगे वो, और टोटल करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अभी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें ए, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज हम करेंगे, तो हमें देन विल नो कि हमारा जो कैपिटल है, मतलब वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, कैलकुलेट करेंगे हम लोग। नाउ इसके बाद हम लोग बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट में सेम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना है, सेल ऑफ फिक्स असेट्स कितना है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स कितना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है, लोन कितना लिया हुआ है, लोन टेकन फ्रॉम, एंड टोटल इनफ्लोज कितना है, ठीक है। ये सब प्लस माइनस करके हम लोग फंड फ्लो जो है स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। समझ में आया इतना? यस मैम। ये हो गया फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इनफ्लोज कहाँ कहाँ से आया है। अभी आउटफ्लो में जाके देखते हैं कि आउटफ्लो में क्या क्या आइटम्स आएंगे। आउटफ्लो में आएगा लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी डेली के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसमें कितना लॉस हुआ है। जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री मेरा प्रोडक्शन है तो मेरे सारे प्रोडक्ट एकदम सही बनेंगे, नहीं, कुछ टूटेगा या कुछ डैमेज हो जाएंगे, है ना। तो दैट इज, तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, अगर मुझे 100 बनाने हैं, 100 में से अगर 20 खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो मुझे वो तो लिखना ही होगा कि भाई इतने डैमेज हुए, कितना मतलब मेरा नुकसान हुआ, तो वो लिखना ही है। सो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन इज देयर, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो में, ठीक है। इनफ्लो में हमें डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लेना है, बट आउटफ्लो में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। देन परचेस ऑफ फिक्स असेट्स, हाउ मच assets you have purchased, you mention in this column. Then purchase of investment, कितनी इन्वेस्टमेंट्स आपने परचेस की है। देन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स, कितने रिडम्पशंस हुए हैं, कितने सेल हुए हैं, कितने मतलब करंट में जो है वो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, बहुत सारे होते हैं। डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पेड किया है, ये आपको सारे बैलेंस शीट्स या जो भी है वो प्रॉब्लम में दिया है, और हमें हर एक आइटम्स को एज पर फॉर्मेट लिखना है, ठीक है। एंड टोटल आउटफ्लोज, टोटल आउटफ्लो कितना, जो भी प्लस माइनस करके आएगा वो हमारा टोटल आउटफ्लो होगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग समझ में आए फॉर्मेट, किसी को कोई दिक्कत है? ये हम पूरा अगर आपने लिखा हो तो बेटर है, क्योंकि अभी हम प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन स्टेटमेंट, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, देन फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं, आपको समझ में आता है कि आप रीड करिए प्रॉब्लम को।
पढ़ लिया आपने? Yes, ma'am. क्या दिया है? The bank balance of a business firm has increased during the last financial year by rupees 1,50,000. Okay, increased during the last financial year. During the same period, it issued share of rupees 2 lakhs and redeemed debentures of rupees 1,50,000. So it purchased fixed assets for rupees 40,000 and changed depreciation of rupees 20,000. The working capital of the firm other than bank balance increased by rupees 1,15,000 during the period. Calculate the profit of the firm for the year. चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, मतलब ये आप ओरल भी ऐसे ही कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें कोई फंड फ्लो या ये सब फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। कोई ट्राई करेगा? Yes, ma'am. हाँ, यस, लेट्स ट्राई। कितना आया आंसर? आया आंसर? एक्सेल दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. देखिए यहाँ पे जो सॉल्व किया है मैंने, उसमें जो दिया है प्रॉब्लम में, ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है कि फाइनेंशियल ईयर में जो बैंक बैलेंस था वो 1,50,000 था, जो मैंने ऑलरेडी लिया है। फिर जो प्रॉफिट था, है ना, ड्यूरिंग द सेम पीरियड इशूड शेयर्स, ठीक है, एंड रिडीम डिबेंचर्स 1,50,000 रिडीम थे। तो उस हिसाब से जो कैलकुलेशन हुआ है, एक सेकेंड, एक्सेल दिख रहा है क्या सबको? Yes, ma'am. तो चलिए इसे इस तरह से कैलकुलेट किया है, देखिए बराबर आता है क्या आपका? समझ में आ रहा है क्या? सिंपल ही है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। जो रिडम्ड है उसे प्रॉफिट हमें निकालना है। प्रॉफिट हमें पता नहीं है, बैंक बैलेंस दिया हुआ है और सारे आइटम्स दिए हुए हैं, उसी को प्लस माइनस करके हमने प्रॉफिट मतलब कैलकुलेट किया है। आया क्या सबका? बराबर है? समझ Yes, में ma'am. आया? Yes, ma'am. एनीवन? किसी को कोई डाउट? बहुत सिंपल है ये प्रॉब्लम, ये हम लोग ऐसे ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ हमें प्रॉफिट पूछा है और प्रॉफिट में क्या क्या आइटम्स आते हैं वो हमने लिए हैं, जो नहीं आते उसे हमने माइनस कर दिया है, ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल था। अभी सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम कहा गया है कि एक्स एंड वाई परचेज अ सेकंड हैंड मशीन फॉर रुपीज 8,000, सेकंड हैंड मशीन ऑन 1st April 2013, ठीक है, एंड स्पेंड रुपीज 3,500 ऑन ओवरहॉलिंग एंड इंस्टॉलेशन, जो भी होगा। So depreciation is written off 10% per annum, ठीक है, एंड ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होगी उस पे उन्होंने 10% डेप्रिसिएशन निकाला है। On June 30, 2016, the machine was found to be unsuitable and sold rupees 6,500. So what is the loss to be written off? क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है कि क्या पूछा है। What is the loss to be written off? ठीक है, समझ में आया?
इसे आप नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैम एक बार क्वेश्चन वाला ओपन करिए ना। कौन सा पहला वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? पहला वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? मैम सेकंड क्वेश्चन। हाँ, ये है सेकंड क्वेश्चन। X and Y purchase a second hand machine for मैम ये rupees। का ही पीपीटी दिख रहा है आपका। जी एक्सेल का ही शीट दिख रहा है मैम। सेकंड क्वेश्चन ओपन करिए ना। ओके 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 ओके। अभी दिख रहा है? यस मैम। यस हाँ। तो X and Y purchase a second hand machine for rupees 8,000 on April 2013 and spent rupees 3,500 on overhauling and installation. So depreciation is written off 10% per annum on original cost. ठीक है। June 30th को machine was found to be unsuitable मैम and sold। हाँ मैम क्वेश्चन 1 ही दिख रहा है मैम, सेकंड क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन 1 ही फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है मैम। एक सेकेंड। अभी दिख रहा है क्या? नो मैम। अभी भी नहीं दिख रहा है? नो अभी नो मैम। एक सेकेंड ना, एक्सेल को क्लोज कर देती हूँ ताकि अभी दिख रहा है? Yes, now? यस मैम। यस मैम। Okay. So read the question. X and Y purchased second-hand machine of rupees 8,000 and 1st April 2013 and spent rupees 3,500 from installation and overhauling. Depreciation is written off 10% per annum and original cost, मतलब original cost पे depreciation calculate करना है। June 30, 2016 में machine was found to be unsuitable and sold rupees 6,500। ठीक है, 2013 और 2016 ध्यान में रखिए। What is the loss to be written off? उसका लॉस क्या आ सकता है? कोई करेगा कैलकुलेट? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? कॉस्ट ऑफ मशीन 8,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,500 है ना? तो टोटल कितना आता है इसका? 11,500 राइट। नाउ डेप्रिसिएशन हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है। ठीक है, 10% पर एनम है। तो अप्रैल 2013 में टू 31st 2016 है ना, मतलब सेल कब हुआ है? 16 में हुआ है ना, जून 16 में। तो अप्रैल से लेके जून तक का जो डेप्रिसिएशन आएगा उसे हमें कैलकुलेट करना है। अब ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कितनी थी जब हमने परचेस करी थी मशीन? तो 11,500 थी है ना, उस पे 10% 3 इयर्स के लिए कैलकुलेट करिए। आता है क्या? 3,000 आता है? वेरी गुड। तो इसका जो बुक वैल्यू था मतलब 2015 में है ना,
2015 में, क्योंकि अभी आपको डेप्रिसिएशन जो भी अभी तो ठीक है, इसमें इन्होंने दिया 31/3/2016, हमने डे वाइज या फिर ऐसा निकाला नहीं क्योंकि उसमें दिया नहीं है प्रॉब्लम में, ठीक है। अगर उस पैसा दिया रहता तो हमें पर्टिकुलर उस तरह से कैलकुलेट करना होता था। इट्स ओके। तो 2015 में जो बुक वैल्यू था मशीनरीज का या कितना था, 8050 कैलकुलेट किया, राइट? समझ में आ रहा है क्या ये? हाँ। यस मैम। अभी हमें लेस डेप्रिसिएशन फिर से करना है 10%, क्योंकि मशीन कब सोल्ड की है, 2016 में, है ना? मशीन कब सोल्ड की है, जून में। तो 2016। हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है वो एनुअल जो होता है फाइनेंशियल ईयर, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, है ना? तो अभी यहाँ पे कैसा 1/4/13 से लेके 30/6/2016 तक का हम कैलकुलेट करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 3 महीने का यहाँ पे आएगा, है ना, जून के 3 महीने का। तो कितना आता है देखिए, 287 आता है। 87.50। वेरी गुड। सो बुक वैल्यू एज ऑन 30 पे जो था जून में कितना था, 7762.50, ठीक है। सेल कितने में हुए ही मशीनरीज, 6500 में। उसमें दिया है प्रॉब्लम में कि मशीनरी जो है वो अनसुटेबल जो भी था उसकी वजह से वो कितने में सोल्ड की गई, 6500, और हमारा जो एक्चुअल बुक वैल्यू आया है वो कितना है, 7762। तो कैलकुलेट करिए, मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना आया। 1262.50। अभी पता चला कि कैसे, मैंने बताया था ना, एज पर वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हमें प्राइस नहीं मिलती और उससे भी कम में जाता है तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन होता है ना। अगर वो सेम इसमें जाती थी 7762 में, तो ऑब्वियसली हमें 1262 का प्रॉफिट रहता था, बट उसमें नहीं गई है, तो इट्स ओके। समझ में आया? इस तरह से ही हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। गॉट इट? आपने नोट डाउन किया? बुक्स में प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। तो अभी आप मतलब प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की प्रैक्टिस, थ्योरी रीडिंग की प्रैक्टिस, आपके असाइनमेंट्स जो भी है वो लिखना चालू कर दीजिए अगर फेल नहीं होना चाहते हो तो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यस मैम। ओके चलिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अपनी कॉपीज, पेन, पेंसिल सब साथ में रखिए। ये प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये प्रॉब्लम में हमें फंड फ्लो मैम ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करिए ना मैम। पीपीटी नहीं विजिबल है, क्वेश्चन नंबर 2 ही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 किया ना मैंने ओपन, अभी नहीं दिख रहा है? यस मैम नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, यस नाउ। नो मैम। ओहो, क्या हो रहा है इसको? अभी दिख रहा है क्या? यस मैम। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। लाइबिलिटीज दी है, असेट्स दिया है, ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। तो 2015 2016 का दिया हुआ है, यहाँ पे भी एसेट्स में भी 2015 2016 का दिया है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस कैपिटल, जर्नल रिजर्व, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड, क्रेडिट, ये सब। इसका स्क्रीन लिया सब लोग। ठीक है, अभी इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, दिख रहा है सबको? एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, प्रपोज डिविडेंड मेड ड्यूरिंग 2016, ठीक है। 15 का जो डिविडेंड था वो 2016 में पेड किया है।
डेप्रिसिएशन जो है 20,000 ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड ₹40,000 लैंड एंड बिल्डिंग में है। हाँ एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है मैम उसकी स्लाइड नहीं दिख रही। ओके, क्या होगा इसमें, अब मुझे देखना पड़ेगा। अभी दिख रही है? नो मैम। No, ma'am. Yes, ma'am. Now it's अभी visible. Yes, ma'am. फाइन। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रपोज डिविडेंड जो है 2015 में जो पेड था वो 2016 में पे हुआ है। देन जो डेप्रिसिएशन है 20,000 प्लांट एंड मशीनरी पे है एंड 40,000 लैंड एंड बिल्डिंग पे। नेक्स्ट, इंटरियम डिविडेंड हैज बीन पेड ₹40,000 in 2016 and income tax ₹70,000 has been paid during 2016। समझ में आया? चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, है ना, हम लोग सबसे पहले बनाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, क्योंकि उसमें क्या दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है। तो एक मिनट, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. चलिए बनाइए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। हमारे सबसे पहले जो हमने स्लाइड देखी है ना, उसमें प्रॉब्लम्स में हमें लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दिया है। वी हैव सीन, राइट? देखिए लाइबिलिटीज और असेट में आप अगर देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 40,000, है ना? सॉरी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, राइट? एडिशनल इंफॉर्मेशन, Yes, ma'am. यस। देन बाय कैश सेल 20,000, एक सेकेंड ना, जो आपने पहला वाला स्क्रीनशॉट लिया था ना, वो सारे जितने भी आइटम्स है ना वो लैक्स में है। हाँ, यहाँ पे आपको 2015 230 वगैरह दिया हुआ है, तो वो 2,30,000, 1,80,000, 4 lakhs, राइट, ऐसे दिए हैं। समझ में आ रहा है क्या? हेलो? हाँ, Yes, ma'am. तो आपको उसे वैसे ही लेना है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 40,000, जो ऑलरेडी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, ठीक है। और जो करंट ईयर का जो आपको दिया है लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है करंट ईयर में, 2015 में कितना दिया है, 400 मीन्स 4 लाख, और 2016 का कितना दिया है, 3,40,000। हेलो? कंफ्यूज मत होइए, पढ़िए, बहुत इजी है।
समझ में आ रहा है क्या? डोंट बी कंफ्यूज, पूछिए। हेलो, डोंट कीप क्वाइट, व्हाट हैपेंड? यस मैम। क्या यस? डोंट से यस मैम, मुझे समझाइए क्या हुआ है एक्चुअल में। हम्म। मैम यहाँ पे क्या हुआ है, अब बाय डेप्रिसिएशन जो है वो 40,000 रुपीज है, हम्म। और बाय कैश सेल जो है वो 20,000 है। कहाँ से आए तो ये टोटल 20,000? मैम ये ऊपर मेंशन किया है ना, यहाँ पे जो आपने चार्ट दिखाया था। हम्म। एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट? हाँ मैम। हाँ। उसके बाद देन ये हुआ 60,000, और यहाँ पे हमारा जो टू बैलेंस है बिल्डिंग एंड लैंड का, हम्म। ये 4 लाख रुपीज दिया हुआ है। यस। तो उसमें से 4 लाख में से 60,000 माइनस कर दिए, बैलेंस सीधी 340 हो गया। यस। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। प्लांट एंड मशीनरी का कौन बताएगा? चलिए, प्लांट एंड मशीनरी, उसमें भी वैसा ही दिया है। प्लांट एंड मशीनरी का कितना दिया है? 20,000 एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है। एक्चुअल कितना है प्लांट एंड मशीनरी? 4 lakhs एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है। देन परचेस हुआ है क्या? आइटम में देखिए, यस परचेस है। यस मैम। कितना है? 2,60,000, राइट? 2,60,000। यस। तो कैलकुलेट करिए कितना आता है। 1,60,000 जो भी है, बैलेंस बीडी सीडी जो भी आ रहा है। गॉट इट? ठीक है। अभी नेक्स्ट, ये हमने कैलकुलेशन कर लिया एक्चुअल लैंड एंड बिल्डिंग का और एक्चुअल प्लांट एंड मशीनरी। ओके। कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया है? बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन बोलिए कि नहीं समझ में आया है। सबको समझ में आ गया? ओके देन नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, बनाइए फट से चार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ 2016 कितना दिया हुआ है? चार्ट में देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2016 का कितना दिया है? 96,000। 96,000, राइट? यस उसमें मैम। क्या क्या ऐड करना है आपको? ऐड करिए, उसमें जर्नल रिजर्व आएगा आपका 60,000, जो कि ऑलरेडी चार्ट में दिया हुआ है। 60,000 कैसे आया वो कैलकुलेट करिए। 140 माइनस 80, राइट? देन यस मैम। प्रपोज डिविडेंड कितना है? 1 लाख। ठीक है, हमको प्रपोज डिविडेंड जो है वो 2016 का ही लेना है, इसलिए 1 लाख। इंटरियम डिविडेंड ऑलरेडी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि इंटरियम डिविडेंड कितना है? 40,000, है ना? इंटरियम डिविडेंड पेड 40,000 इन 2016, तो 2016 का ही कैलकुलेट करना है। 2016 का कितना है? 40,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 90,000 जो हमें ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। किसमें? इनकम टैक्स। यहाँ पे दिया है कि इनकम टैक्स 70,000 हैज बीन पेड ड्यूरिंग 2016, और यहाँ पे जो टैक्स है, टैक्स का प्रोविजन कितना दिया है? 2015 का 80 है और 2016 का 1 लाख दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रोविजन में कितना आएगा? कैसे कैलकुलेट किया? 90,000 कैसे आया, कोई बताएगा? यूज योर ब्रेन, इट्स सो सिंपल, कम ऑन।
मैम 1,70,000 minus 80,000. एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड वेरी गुड। यस, किसी को है, कोई समझ में नहीं आया? कोई है? देखिए ऑलरेडी एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें 70,000 दिया है और चार्ट में 2016 के 1 लाख दिया है, तो 1,70,000 माइनस 80 इट इज 90,000, राइट? Yes, ma'am. या करेक्ट। नाउ गुडविल रिटर्न ऑफ कितना दिया है? गुडविल रिटर्न ऑफ 2 लाख। हाँ, गुडविल कितना दिया है आपका? एक सेकेंड, गुडविल कितना है? चार्ट में देखिए 2015 का 230 है और 1 लाख 80 15 का 1 lakh हाँ 180 है, तो कैलकुलेट करिए कितना आता है? 50,000. यस। नाउ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने कितना कैलकुलेट किया है अभी? उसका ये करिए और उसमें डालिए। प्लांट एंड मशीनरी का कितना आया और लैंड एंड बिल्डिंग का 60,000 आता है। 60,000 Yes, ma'am. करेक्ट। तो अभी टोटल करिए इन सबका, 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, टोटल 4 लाख आता है क्या? डन? Yes, ma'am. Total 4 lakh. Yes, 4 lakhs plus 96,000, it is 4,96,000. Yes, ma'am. Now less profit and loss account at the end of 2015। 2015 में प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 60,000. यस, माइनस करिए। 4,36,000. यस, तो ये हो गया आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। समझ में आया? इंफॉर्मेशन अगर आपने Yes, सही ma'am. पढ़ी, कैलकुलेशन सही किया, तो फंड फ्लो बहुत ही इजी है। डेट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? अभी हम लोग देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। अभी हमने फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और यही कैलकुलेट किया, राइट? तो शायद से ये Yes, ma'am. हमें हाँ, अभी हम देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। विजिबल है? सबको दिख रहा है क्या? No, ma'am. एक सेकेंड है। हाँ, अभी दिखेगा। नाउ सबको विजिबल है? Yes, ma'am. दिख रहा है? यस। तो चलिए कैलकुलेट करिए। अभी हम निकालेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। आपको प्रॉब्लम में क्या पूछा है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2016। ठीक है, तो चलिए बनाइए। सोर्स ऑफ फंड्स लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्स ऑफ फंड्स में क्या क्या आएगा आपके? इसमें दिया है सोर्स ऑफ फंड में क्या क्या आएगा? Sales, land on building. हाँ, चलिए सोर्स ऑफ फंड्स में जो हमारे हेड से क्या लेना है? इश्यू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, व्हाटएवर, वो कितना दिया है? uh, 2015 का 6 लाख है, 2016 का 8 लाख है। 8 लाख माइनस 6 लाख 2 लाख, राइट? Yes, ma'am. तो कितना दिया है? सोर्स ऑफ देखेंगे, सोर्स ऑफ फंड शेयर कितना दिया है? 8 माइनस 6 लाख इट इज 2 लाख। ठीक है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दिया है वही हम लेंगे। कितना है? 20,000। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस 4,36,000. 6,000। यस, इसका टोटल करिए।
656. then application of funds में क्या आएगा, redemption of preference shares, ये क्या redemption of preference shares, I'm sorry to interrupt. The voice is capital, not clear. hello, audible now, Ma'am, it's breaking. my voice, अब क्या, No, ma'am. Break हो रहा है. hello, now it is clear. Yes, ma'am. Hello, Yes, ma'am. Now it's clear. thank you. So application of funds में चलिए, redemption of preference shares कैसे आया, मतलब preference shares कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम में, 3 lakhs 2015 का और 16 का 2 lakh, 3 minus 2 1 lakhs, राइट है 1,60,000 एंड 400, सॉरी 4 lakhs, और जो हमने कैलकुलेट किया वो कितना आया, हमने आज सेपरेट कैलकुलेट किया था ना, वही लेना है प्लांट एंड मशीनरी में, 2,60,000, राइट, हेलो हेलो, Yes, ma'am. 1000 कैलकुलेट जो हमने पहले निकाला था ना, प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग का, वही देना है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितना है, 84,000, पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो 2015 का दिया हुआ है 84, वही लेना है, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटेरियम डिविडेंड, इंटेरियम डिविडेंड हमें ऑलरेडी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, वही लेना है, 40,000 जो 2016 का दिया हुआ है, ठीक है, और ऑलरेडी पेमेंट ऑफ डिविडेंड 2015 में हो चुका है 84,000 का। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स जो ऑलरेडी हमें प्रोविजन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, वही लेना है, 70,000, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करिए, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर निकालिए। पहले तो आप जो सोर्स ऑफ फंड है उसका टोटल करिए और दोनों का टोटल सेम दिखाइए, और आपका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो दिखाइए। 1,02,000 आता है क्या, हेलो यस, आया कैलकुलेशन, कैलकुलेटर लेके बैठिए तो फटाफट फटाफट आप कर पाओगे, राइट। आया, यस और नो, नो मैम। क्यों, हम ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये कैसे निकालेंगे? देखिए ना कैसे निकाला है, तो पहले आपने सबका टोटल किया, क्या सोर्स ऑफ फंड का कितना आया टोटल आपका, 6,56,000 आया, यस मैम। उसमें से ये माइनस करो ना, कितना आता है, आता तो है, देखो सोर्स ऑफ एप्लीकेशन 6,56,000 में से एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को माइनस करिए, 1,00,000, 2,60,000, 84,000, 40,000, यस मैम। 70,000, क्या बाबा कैसे होगा आप लोगों का, हाँ। अच्छा, आपको इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है या फिर मुझे एक्सेल पे बताना है, वो बता दीजिए। आपको समझ में आ रहा है ऐसे कि सेपरेट हम लोग एक्सेल में करें, मैम एक्सेल में बेटर रहेगा। है ना, एक्सेल में, ठीक है। Yes, कल से ma'am. हम लोग
मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स दे दिया करूंगी, हम लोग एक्सेल में सॉर्ट आउट करेंगे, राइट? यस मैम। वो अच्छा भी रहेगा, फॉर्मूलेज भी यूज होंगे आपको एक्सेल। लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास लैपटॉप्स नहीं है ना, तो फोन पे कर रहे हैं, तो फिर फोन पे आप लोग एक्सेल कैसे ओपन करोगे? अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कॉपी में कर लेना, ठीक है? हेलो? यस Okay, ma'am. हाँ, अगर मैं एक्सेल यूज कर रही हूँ, एक्सेल पे अगर आपको समझा रही हूँ, तो आप फिर कॉपी में लिखते जाइएगा फिर, या फिर कैलकुलेशंस करिएगा, ठीक है? चलो ठीक है, फिर कल से हम लोग ना ट्राई करते हैं सारे एक्सेल में ही। तो नेक्स्ट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है? तो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये आप खुद तैयार करोगे, क्योंकि अभी हमने फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लिया, फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लिया, अभी हमें शेड्यूल ऑफ वर्किंग एंड चेंज वर्किंग कैपिटल बनाना है। आपके पास ये है, डाटा है, ठीक है? असेट्स एंड लायबिलिटी का 2015 एंड 16 का लेना है, सारे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, है ना? फॉर्मेट भी शायद आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना फॉर्मेट का, यस मैम। या फिर इसका भी ले लीजिए, सो दैट इज बेटर। और ये अपने कॉपी में उतार लीजिए, सिंपल है। करंट असेट्स कितना है 2015 2016, उसमें से इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो लिखिए। जैसे डेटर्स है, डेटर्स 3,20,000 है, ठीक है? 15 में और 16 में 4 लाख है, तो 16 में से 15 का फिगर माइनस करेंगे, है ना? करंट में से प्रीवियस माइनस करेंगे, मतलब इंक्रीज हुआ है 2016 में, है ना? तो इंक्रीज के कॉलम में आएगा। स्टॉक भी 2016 में 2,80,000 था और 15 में कम था, इंक्रीज हुआ है 2016 में। बिल्स रिसीवेबल भी क्या हुए हैं? इंक्रीज हुए हैं। कैश इन हैंड क्या था? 2015 में 30,000 था, 2016 में 20 था, मतलब डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है कैश इन हैंड, इसलिए हमने डिक्रीज के कॉलम में ले लिया। कैश एट बैंक में भी क्या हुआ? 2015 में 20,000 था और 16 में 16,000 था, तो कम हुआ है, इसलिए डिक्रीज में ले लिया, ठीक है? तो ये हो गया टोटल आपका ए, जिसे हमने करंट असेट को ए नाम दिया है, ठीक है? दोनों का टोटल किया। देन करंट लायबिलिटीज में क्या है? क्रेडिटर्स कितना था? 15 में 1,10,000 था और 16 में 1,16,000। अभी देखिए लायबिलिटी बढ़ना, है ना? ये तो ऊपर में असेट था, इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट हुआ कंपनी को, लेकिन लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो लॉस होता है। मतलब सॉरी, क्रेडिटर्स अगर हम देखते हैं 15 में कम थे और 16 में बढ़ गए, मतलब डिक्रीज हुआ है ना? तो वो डिक्रीज के कॉलम में जाएगा। बिल्स पेएबल क्या था? 40 था 2015 में और 16 में 32 था, मतलब जो बिल्स पेएबल थे वो हमारे कम हुए, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ, तो इंक्रीज कॉलम। इसका भी टोटल किया। देन वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी किया, ए की टोटल में से बी की टोटल माइनस, राइट? 4,14,000, इधर 5,16,000। और जो हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया था जब हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया था, है ना, तो वो यहाँ पे हमें लिखना है। वो कितना था? 1,02,000, ठीक है? तो ये जो 1,02,000 है आपका यहाँ पे, और ये सॉरी हाँ, ये जो 1,02,000 है और ये जो 1,02,000 है, ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम आते हैं मतलब आपका प्रॉब्लम परफेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है? टोटल सेम आनी चाहिए सबकी। समझ में आया? करके देखिए एक बार कॉपी में। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके। कोई किसी को लगता है कि ये प्रॉब्लम फिर से हमें एक्सेल में लेना चाहिए? यस? नहीं मैम, ये तो होगा। ठीक है, कल से हम लोग बाकी जो भी प्रॉब्लम्स करेंगे, तो बी प्रिपेयर रहिएगा कॉपी और ये सब के साथ, ठीक है? सो टुमारो विल सी यू नेक्स्ट प्रॉब्लम्स इन एक्सेल्स, सॉल्व्ड इन एक्सेल्स। ओके, ओके मैम। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझा हो, बिल्कुल आप बिंदास बोलिए, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? समझना बहुत जरूरी है। बाय बाय, यस मैम। गुड डे। थैंक यू मैम।